हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। लगभग हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जितने भी मुग़ल एम्परर्स थे, जितने भी मुग़ल रूलर थे, हमने सारे पढ़ लिए हैं। वो उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए थे एग्ज़ाम्स में वो भी, और सारे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं जो मुग़ल शासन व्यवस्था थी, ठीक है ना, जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो भी पोस्ट थी वो किस लिए थी, कौन सी कहाँ इम्पॉर्टेंट थी, तो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं रोज़ बताती हूँ, अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर सारे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मुग़ल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। ठीक है, जो मंत्री परिषद होती है हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हर एक शासन की व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक एज आ एडवाइजरी काउंसिल ये वर्क करती है, सारे कामों को उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो मुग़ल काल था उसमें क्या बोला जाता था, इसको वज़ारत बोला जाता था। ठीक है ना, मुग़ल काल में मंत्री परिषद को वज़ारत बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था। तो देखिए, हम बाबर की बात करें तो बाबर 1526 ईस्वी में ये भारत आए थे। ठीक है ना, इनके और इब्राहिम लोधी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है ना, जिसके बाद बाबर के द्वारा भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। ठीक है ना, वैसे भी मैंने सब कुछ बताया है इनके बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बाबर के समय में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद था वो क्या था, वज़ीर का। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो कौन सा था, वज़ीर का पद था। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप हमें और अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ के बारे में जहाँ तक मुझे पता है, लगभग सबको पता होगा, जीके ब्रह्मास्त्र चैनल की तरफ से लॉन्च किया गया है। आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पर कवर अप किए हैं, तो सिर्फ 49 रुपीज़ में आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। ठीक है ना, जो किंग होता था, किंग के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जो शासन के कार्यों को संचालित कर सकता था वह क्या होता था, तो वकील होता था। ठीक है ना, सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी था वह वकील था। ठीक है ना, जिसके जो कर्तव्य थे उनको अकबर ने क्या किया था, दीवान, ठीक है, और मीर बख्शी, और जो सद्र होता था, ठीक है, सद्र, उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुग़ल काल में सर्वाधिक समय के लिए दीवान के पद पर कार्य किया था। तो मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा समय के लिए लगभग 31 वर्ष, ठीक है ना, 31 वर्ष जो है किसने, असद खान ने दीवान के पद पर काम किया था। और ये किसके समय में थे, तो ये थे औरंगज़ेब के समय में। औरंगज़ेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट देखते हैं, मीर बख्शी द्वारा ब्लैंक के नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को वेतन दिया जाता था। जो मीर बख्शी होता था, ठीक है ना, हम बात करें जो मीर बख्शी होता था, सैन्य प्रधान जो था, तो वो क्या करता था, सरखत नाम का जो एक पत्र या हम डॉक्यूमेंट कहें उस पर उसके सिग्नेचर होते थे, और उसके बाद ही जो आर्मी थी, जो सेना थी, उसको सैलरी मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लगानहीन भूमि यानी कि मदद ए माश का निरीक्षण करता था। तो लगानहीन भूमि की हम बात करेंगे कि कौन कौन सी भूमि लगानहीन थी और कौन सी भूमि जो कर वाली भूमियाँ थी, ठीक है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो लगानहीन भूमि थी, ठीक है, जिसको मदद ए माश बोला जाता था, इसका निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता था, तो सद्र के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता था। ठीक है, सद्र जो है एक क्या, पोस्ट का नाम है। ठीक है, तो जो सद्र का जो ऑफिसर होता था वो क्या करता था, इसका निरीक्षण किया करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट के घरेलू विभागों का जो प्रधान होता था वह क्या कहलाता था। तो जो रूलर होता था, जो किंग होता था, उनके जो डोमेस्टिक हम बात करें डिपार्टमेंट्स थे, उनका जो हेड होता था वह कौन होता था, उसको मीर समा बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था, मीर समा बोला जाता था।
और जो सूचना हम बात करें यानी कि इन्फॉर्मेशन और गुप्तचर विभाग जो थे उनको, उनका जो प्रधान होता था उसको क्या बोला जाता था, तो दारोगा ए डाक चौकी उसको बोला जाता था। ठीक है, क्या दारोगा ए डाक चौकी जो है बोला जाता था किसको, सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान जो था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले जो लोग होते थे उनको रोकने का कार्य कौन करता था। ठीक है, शरीयत के जो प्रतिकूल जो अगेंस्ट में कोई भी काम करता था तो उनको रोकने का काम किया जाता था मुहत्सिब के द्वारा। ठीक है, शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना और आम जनता के जो आम जनता को दुष्चरित्रता से बचाने के लिए जो मुहत्सिब नाम का अधिकारी होता था ये काम करता था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतों में शांति स्थापित करने का कार्य किसका था। तो देखिए, जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे डिवाइडेड था, तो सूबों में, फिर सूबे जो थे सरकार या फिर परगना में, फिर जो परगना या फिर उनको महाल बोला करते थे। ठीक है, फिर हम बात करें सबसे छोटी जो यूनिट होती थी तो ग्राम होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से सब कुछ डिवाइडेशन कर रखा था। तो जो प्रांत थे, ठीक है ना, प्रांत जो थे उनमें शांति स्थापित करने का कार्य कौन करते थे, तो सूबेदार करते थे। और ये प्रांत कार्यकारिणी के प्रधान होते थे। ठीक है ना, जो कार्यकारिणी होती थी प्रांतों में उसके हेड कौन होते थे, तो सूबेदार होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतीय राजस्व का प्रधान अथवा सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। तो ये कौन होते थे, प्रांतीय राजस्व के प्रधान ये होते थे दीवान, और ये क्या सीधे शाही दीवान जो थे उनके प्रति ये जवाबदार होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतीय सैन्य प्रधान कहलाता था। तो जो प्रांतीय सैन्य प्रधान थे वह क्या कहलाते थे, बख्शी कहलाते थे। और हमने एक और बात देखी थी कि जो मीर बख्शी होते थे वो सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करते थे और उसके बाद ही सेना को वेतन दिया जाता था। ठीक है, अब हम बात करें जिले का प्रधान फौज अधिकारी होता था वह क्या कहलाता था, तो फौजदार। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, जिले के जो प्रधान फौज अधिकारी होते थे वह फौजदार कहलाते थे। दीवान के बारे में हमने बात की है, क्या है, प्रांतीय राजस्व के प्रधान यानी कि सीधे शाही दीवान के लिए जवाबदेह ये होते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिले का प्रधान राजस्व अधिकारी कहलाता था। तो जो जिले के प्रधान राजस्व अधिकारी होते थे उनको क्या बोलते थे, अमल गुजार या फिर आमिल इनको बोला जाता था। ठीक है ना, अमल गुजार या फिर आमिल इनको बोला जाता था। तो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य के बंटवारे की सबसे बड़ी इकाई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसको डिवाइड किया गया था, सबसे बड़ी इकाई जो थी वह क्या थी, सूबा थी। देखिए क्या किया, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा हुआ तो सबसे बड़े थे सूबे, फिर सूबों का विभाजन किया गया सरकार में। ठीक है, फिर सरकार का विभाजन किया गया परगना, और परगना को ही महाल भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, और महाल का विभाजन किया गया जिले या फिर दस्तूर में। जिले या फिर दस्तूर दोनों एक ही हैं, और दस्तूर को बांट दिया गया किसमें, ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ से पता क्या चला, सबसे बड़ी यूनिट तो क्या हो गई, सूबा हो गई, सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई, ग्राम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी प्रशासन की, ग्राम। ठीक है, इसको मावदा या फिर दीह भी बोलते थे। ठीक है, दोनों जो तीनों हैं एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां के शासन। अच्छा, मेरे को यहाँ एक बात और बतानी है कि जो सबसे छोटी इकाई तो क्या हो गई, ग्राम, मावदा या फिर दीह एक ही चीज़ हो गई। इसके बाद जो मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियाँ यानी कि गांव के अंदर जो छोटी छोटी बस्तियाँ होती थी उनको नागला बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था, नागला इनको बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य एक नई इकाई जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो पुराने नाम है हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो नई इकाई क्या होगी, चकला। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के मध्य चकला नामक एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। और पहले जो इकाइयाँ थी वह कैसी थी, तो पहले होता था सूबा, सूबे के बाद सरकार, फिर सरकार परगना या फिर महाल, और महाल का जिला या फिर दस्तूर, और दस्तूर जो होते थे ग्रामों में बटे होते थे। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम या फिर मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था। तो ये मैंने जस्ट अभी बताया, क्या कहा जाता था इसको, नागला इनको बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं,
भूमि के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो जो भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल की जो समस्त भूमि थी उनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, नाम भी याद रखना है आपको। पहली थी खालसा भूमि, जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होती थी। ठीक है, दूसरी जो थी वह थी क्या, जागीर भूमि, और ये जो तनख्वाह के बदले दी जाती थी। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके बदले आपको ये दी जाती थी। और तीसरी जो होती थी क्या, सयूरगल। ठीक है, सयूरगल या फिर मदद ए माश, जिसका हमने देखा था ये क्या था, इस पर टैक्स नहीं लगता था। ठीक है ना, मदद ए माश, तो ये क्या थी, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, और इसको मिल्क भी बोला जाता था। ठीक है, तीनों एक ही चीज़ के नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि कहलाती थी, तो सरयुगल, मदद ए माश और मिल्क, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही इसके नाम थे। अनुदान में देने पर इस पर क्या होता था, टैक्स नहीं लगता था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के द्वारा एक नई नियुक्ति की गई थी, जो क्या थी, अकबर के द्वारा एक नई नियुक्ति हम बात करें डिपार्टमेंट में की गई थी, तो उस नियुक्ति का नाम क्या था, तो उस नियुक्ति का नाम था करोड़ी। ठीक है, क्या नाम था, करोड़ी। और ये लगभग कब की गई थी, तो 1573 में ये की गई थी। और इसे क्या करना था, अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। दाम जो थी, एक हम बात करें उस टाइम पे करेंसी की यूनिट थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी वह कहलाती थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करें कि जो व्यवस्था थी कौन सी, दहशाला बंदोबस्त, जिसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था, उस व्यवस्था के आधार पर भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो उन्हीं में से जो परती जो है वह भूमि थी जिस पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। ठीक है, दूसरी क्या थी, पोजल थी, जिसमें नियमित रूप से खेती की जाती थी। ठीक है, तीसरी क्या थी, चाचर थी, इस पे 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और जो बंजर, तो नाम से ही हमें पता है ये खेती योग्य भूमि थी नहीं। ठीक है ना, इस पर लगान जो है नहीं वसूला जाता था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इसका जो क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब्ती प्रणाली शुरू की गई थी, तो जब्ती प्रणाली भी टोडरमल, यानी कि टोडरमल किसके टाइम पर थे, तो अकबर के टाइम पर थे। इन्हीं के द्वारा जब्ती प्रणाली भी शुरू की गई थी। ठीक है, हम बात करें लगभग 1570 से 1571 के बीच की बात है। और टोडरमल ने जो है खालसा भूमि जो हमने बात करी थी, खालसा भूमि पर ही भू राजस्व की जो नई प्रणाली ये लाए थे, वो क्या कहलाती थी, जब्ती कहलाती थी। इसमें क्या होता था, कर निर्धारण कर दिया जाता था, उसकी 2 श्रेणी थी। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता था, एक को बोला जाता था तख्शीस। ठीक है, क्या बोला जाता था, तख्शीस, और दूसरे को बोला जाता था तहसील। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज नाम इतने सारे हैं, लेकिन इन यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहसाला नामक नवीन प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू हुई, तो हम बात कर चुके हैं अकबर के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा, टोडरमल के द्वारा, लगभग 1580 में। ठीक है, टोडरमल के द्वारा इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इसके अंतर्गत हम बात करें भूमि को भूमि व्यवस्था थी उसको 4 भागों में बांट दिया था, पोजल भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि और बंजर भूमि, जो कि मैंने आपको बता दी हैं। मुगल सेना का जो विभाजन था वो कितने भागों में किया गया था, ठीक है, ये हमें बताना है। तो मुगल सेना का विभाजन 4 भागों में किया गया था, जिसमें कौन सी, पहली होती थी पैदल सेना, ठीक है, दूसरी होती थी घुड़सवार, तीसरी हम बात करें तोपखाना वाली, और चौथी जो होती थी वह होती थी हाथी सेना। ठीक है, इन चारों में मुगल सेना का विभाजन किया गया था। ठीक है, और जो मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था थी वो पूर्ण तरह मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, और मनसबदारी प्रथा भी शुरू की गई थी अकबर के ही द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता था, जो 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले जो मनसबदार होते थे, ठीक है, और 500 से लेकर 2500 तक का जो मनसब प्राप्त करने वाले होते थे उनको उमरा बोला जाता था, और 2500 से ऊपर तक के जो मनसब होते थे उनको अमीर ए आज़म बोला जाता था। ठीक है, और 2 चीज़ें और इसमें हैं, वो क्या है, एक जात जो आपको याद रखना है मनसबदारी प्रथा में, दूसरी है सवार। तो जात क्या होता था, जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। ठीक है, और जो सवार होता था वो क्या होता था, जो घुड़सवार दस्तों की संख्या होती थी उसका ज्ञान इससे होता था।
नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल में स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था। तो मुगल काल में सोने का सबसे प्रचलित सिक्का था इलाही। ठीक है, इलाही जो था सोने का सबसे प्रचलित सिक्का था मुगल काल में। ठीक है, शनशब भी जो था एक सोने का ही सिक्का था, मुगल काल में सबसे बड़ा सिक्का था ये। ठीक है, और जो दैनिक लेन देन के लिए तांबे के जो सिक्के यूज़ में आते थे उनको क्या बोला जाता था, दाम बोला जाता था। ठीक है, एक हम छोटा सा रिवीजन देखते हैं कि मंत्रिपरिषद को वजारत बोला जाता था। बाबर के शासनकाल में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा पद था, तो वज़ीर का था। फिर हमने देखा सम्राट के बाद वकील काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, जिसके कर्तव्य अकबर ने बांटे थे दीवान, मीरबख्शी, सद्र और मीर समन में। ठीक है, औरंगज़ेब के समय में सबसे ज़्यादा समय तक दीवान रहे कौन, असद खान, लगभग 31 वर्ष तक। और मीरबख्शी सरखत नामक जो एक डॉक्यूमेंट होता था उस पर सिग्नेचर करता था, तभी सेना को जो है सैलरी मिलती थी। ठीक है, और हम बात करें सूबेदार, जो प्रांतों में शांति स्थापित करने का कार्य करते थे और प्रांत कार्यकारिणी के प्रधान होते थे। वैसे क्या दीवान है जो प्रांतीय राजस्व के प्रधान होते थे, बख्शी जो थे प्रांतीय सैन्य प्रधान थे। और जो भूमि कर के आधार पर विभाजन किया गया था भूमि का 3 वर्गों में, खालसा भूमि, जागीर भूमि और सरयुगल या फिर मदद माश। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।